ये तो पिछले 1 साल का जो ये दौर बीता है, इसमें नायब सैनी को लेकर विपक्ष ने बहुत घेरा है, कहा है कि हालाँकि एक हिसाब से नॉन स्टॉप बिना ब्रेक करके सरकार चली है, सिर्फ एक ब्रेक कराया था वो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तो एक आंदोलन किया था, उसके बाद छोटा बहुत जो ये मनीषा का मामला आया था, उसमें हुआ था, उसके अलावा तो नायब सैनी को कोई उस हिसाब से दिक्कतें आई नहीं है। कैसे देखते हैं इस 1 साल के पूरे उनके कार्यकाल को? देखिए, सरकार आज अपनी वर्षगांठ मना रही है, तो उसे खुश होने का पूरा अधिकार है और ये आयोजन अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे तो तब और भी जोर शोर से मनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नायब सिंह सरकार के पास कोई ऐसी ठोस उपलब्धि है जिसके लिए वो इस तरह की उत्सव धर्मिता का प्रचार करें, क्योंकि जितने भी उनके संकल्प थे और जो भी वादे उन्होंने लोगों से किए थे, उस पे तो अभी अधिकांश योजनाओं पे काम भी शुरू नहीं हुआ। तो ये जो सद्भावना यात्रा निकल रही है, इसकी ऐसी खराब गति कांग्रेस वाले खुद ही क्यों कर रहे हैं? कई कहने वाले तो सर ये भी कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस की राह पर है। हरियाणा कांग्रेस के लिए दूसरा गुजरात और मध्य प्रदेश साबित होने जा रहा है। जितेंद्र सिंह बड़े उत्साह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस यात्रा को निकाल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ 100 मीटर की यात्रा नहीं है, 7-8 महीने चलने वाला प्रोसीजर है। इस बीच में क्या डेवलपमेंट होते हैं, अगर राहुल गांधी ने उन्हें वास्तव में इस तरह का आशीर्वाद दिया तो मैं तो सोचता हूँ हो सकता है किसी दिन वो यात्रा में शामिल हो जाए, और वो हो जाएंगे तो प्रदेश के नेताओं का ये साहस नहीं, हिम्मत नहीं है कि वो उनको फॉलो ना करें। कांग्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी, बड़ी मजेदार पार्टी है। यहाँ कोई गुलाम नबी आकर सबको कार में बिठा के घुमा देता है एक साथ, और कार से ही जैसे उतरते हैं फिर अपने शुरू हो जाते हैं। तो बिना लड़े, और वो भी सड़क पर लड़े बिना, इनको चैन नहीं पड़ता, ये रह नहीं सकते। अब जेपी ने कुछ कह दिया या किसी विधायक ने कुछ कह दिया तो उससे बिल्कुल एक मैसेज चला जाता है कि चूंकि वो विधायक या सांसद अपने किसी खेमे के नेता से जुड़े हुए हैं तो उसका आधिकारिक वक्तव्य मान लिया जाता है। जेपी के कहने का मतलब या इंदुराज नरवाल के कहने का मतलब है, जस्टिस पेटवाड़े के कहने का मतलब है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाषा बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सद्भावना यात्रा को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने जी। जो ये कहा है कि अगर ये संगठन की यात्रा है कांग्रेस की तो मैं इसमें शामिल होऊंगा, और अदरवाइज तो सबको अधिकार है कि सब निकालिए। बीती 25 सितंबर को जिस दिन ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई गई, रोहतक वो जगह चुनी गई और काफी हल्ला हुआ। पिछले काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी इनेलो में हलचल दिखी, और हलचल ऐसी कि रोहतक के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके कैंप से उन्होंने कुछ उनके कार्यकर्ता भी तोड़े, और वो कैंप भी अनिजी दिखा। भूपेंद्र हुड्डा को भी प्रेस में आके बयान देने पड़े उनके खिलाफ, और दीपेंद्र हुड्डा को भी बयान देने पड़े। आपको क्या लगता है इस पिछले 1 साल में इनेलो क्या शैने धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, कोई गति हो रही है, या फिर कोई आपको कैसे आप विश्लेषण करेंगे? बहुत साल पहले एक बार अडवाणी जी आए थे पलवल में, उन्होंने एक बड़ा बहुचर्चित वक्तव्य दिया था कि बेशक आप कांग्रेस को वोट दे देना, क्षेत्रीय दल को वोट मत देना। इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये लाल कृष्ण अडवाणी जैसा नेता अगर ये कह रहा है कि अपना वोट खराब मत करना क्षेत्रीय दल को देके, और वो आप कांग्रेस को बेशक दे देना, तो इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है, वो ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल सक्रिय ना हो। लेकिन अभी भारत की स्थिति ऐसी है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बना रहना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों राष्ट्रीय दल रहे और ये डिक्टेट करते रहे तो लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सारी धारा को कौन रोक रहा है? क्षेत्रीय दल है ना, अखिलेश यादव, बिल्कुल। जिसने भाजपा को नंबर 2 की पार्टी बना दिया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो अगर बहुत ज्यादा हम मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को और उन संस्थाओं को जिंदा रखना चाहते हैं तो मेरी समझ तो ये है कि अभी क्षेत्रीय पार्टियों को बना रहना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हरियाणा विधानसभा के चुनाव को हुए पूरा 1 साल हो चुका है, उसके रिजल्ट आए 1 साल हो चुका है। इसी 8 अक्टूबर को याद करिए, पिछले साल बीजेपी ने चुनाव में बाजी मारी थी, और कांग्रेस का जो ख्वाब था सरकार बनाने का वो रह गया था। आज बहुत सारे मीम्स भी उसको लेकर शेयर की जा रही हैं। जो विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में क्या-क्या नाकामियाँ सरकार की रही हैं, और सत्ता पक्ष के लोग जो नायब सैनी ने सरकार बनाने के बाद चुटकुले कहे थे, घोड़े बुला लिए थे, गेस्ट हाउस में पहुँच गए थे, वो सब चुटकुले दोबारा आज शेयर किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए कि कैसा ये 1 साल रहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, और इसी बीच इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल ने क्या करिश्मा किया, इस सब के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार।
सर, ये जो पिछले 1 साल का जो ये दौर बीता है, इसमें नायब सैनी को लेकर विपक्ष ने बहुत घेरा है, कहा है कि एक हालाँकि एक एक हिसाब से नॉन स्टॉप बिना ब्रेकर के सरकार चली है, सिर्फ़ एक ब्रेकर आया था, वो हिसार में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तो एक आंदोलन किया था, उसके बाद छोटा बहुत जो ये मनीषा का मामला आया था, उसमें हुआ था, उसके अलावा तो नायब सैनी को कोई उस हिसाब से दिक्कतें आई नहीं है। कैसे देखते हैं इस 1 साल के पूरे उनके कार्यकाल को? देखिए, सरकार आज अपनी वर्षगांठ मना रही है, तो उसे खुश होने का पूरा अधिकार है और हुँ, ये आयोजन अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री आएँगे तो तब और भी ज़ोर-शोर से मनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नायब सिंह सरकार के पास कोई ऐसी ठोस उपलब्धि है जिसके लिए वो इस तरह की उत्सव-धर्मिता का प्रचार करें। चूँकि जितने भी उनके संकल्प थे, जो शायद 72 पन्नों की एक उन्होंने पुस्तिका निकाली थी और जो भी वादे उन्होंने लोगों से किए थे, उस पे तो अभी अधिकांश योजनाओं पे काम भी शुरू नहीं हुआ। और जहाँ हुँ, कहीं कुछ हुआ भी है, जैसे लाभार्थी योजनाओं के अंतर्गत हुआ है महिलाओं को राहत देने की, तो उसमें भी इतनी सारी शर्तें लगा दी हैं। और हुँ, कुल मिला के अगर 1 साल की बात करें तो जो एक आधारशिला रखी जानी चाहिए थी अगले 4 वर्षों के लिए, वो भी नहीं रखी गई ठीक से। और जितने भी 1 साल के अंदर ऐसे बहुत मुद्दे आए हैं और हुँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला कल ये कह रहे थे कि नायब सिंह सरकार ने हमें बहुत मौके दिए। लेकिन हुँ, हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो एक तरीके से विपक्ष ने ये तो मान लिया कि नायब सिंह सरकार विफल है और इस तरह के वो मुद्दे दे रही है, लेकिन हम ही उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर ये लगता है सरकार को कि विपक्ष में वो तेवर ही नहीं है, उसके वो मादा ही नहीं है उठाने का, तो वो थोड़ी-सी निरंकुश हो जाती हैं सरकारें। लेकिन 1 साल की कुल उपलब्धि मैं मानूँ तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है और जो एक बुनियाद उनको डाल देनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। और आपने कहा कि हिसार वाला जो आंदोलन था, वो तो विद्यार्थियों का आंदोलन था और उसमें भी राजनीतिक लोग अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आए थे। लेकिन विशुद्ध रूप से कोई राजनीतिक दल मुद्दे को आइडेंटिफ़ाई करके जनता के बीच जाए, सड़क पे लड़ाई लड़े, उस तरह की तो बात देखने में कभी आई नहीं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार तो विफल है ही अपने हिसाब से हर मोर्चे पे ही और लेकिन विपक्ष को भी जो अपेक्षित था उनसे, वो उस पे खरा नहीं उतरे। जी, बिल्कुल, जो विपक्ष है, वो भी खरा नहीं उतरा है। अभी बाढ़ का मामला ही ले लीजिए, बहुत सारे इलाकों में किसानों के खेत डूबे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी विपक्ष सरकार का घेराव नहीं कर पाया और नायब सिंह सैनी ने एक वायदा किया था कि किसानों का जो धान है, जो जीरी है, वो हाँ। ₹3100 क्विंटल खरीदेंगे। तो वो भी हमको पता है कि मंडियों में जीरी इस समय धान की फसल पिट रही है, कोई वायदा कोई जो विपक्ष है, वो घेर नहीं पा रहा है और बाजरे की हालत भी बहुत बुरी है दक्षिण हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में तो बीजेपी दावा करके आई थी कि हम बाजरे को बिल्कुल एक-एक दाना खरीदेंगे, लेकिन वो जो दाने हैं बाजरों के, वो आज इस समय रुल रहे हैं, तो दोनों ही मामलों में विफल दिख रही है। सर, हाँ। ताजपोशी भी विपक्ष की भी हुई है, 1 साल बाद हुई है, हालाँकि हालाँकि विपक्ष चाह रहा था कि उनकी ताजपोशी 1 साल पहले हो जाए और मुख्यमंत्री के तौर पे हो जाए, लेकिन 1 साल बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला है। वो 2029 के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो गए हैं कांग्रेस के और हाँ। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है राव नरेंद्र सिंह। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बहुत सारी बातें भी हुई। उनका सीएलयू कांड के नाम से जो पूरा 5 विधायकों की सीडी थी, उनकी सीडी भी इंडियन नेशनल लोकदल ने रिलीज़ की। ये दोनों नियुक्तियों को आप कैसे देखते हो? 1 साल बाद कांग्रेस का सीएलपी बनाना और प्रदेश अध्यक्ष बनाना। देखिए मनदीप, बुनियादी बात ये है कि 11 साल से ये आरोप लगता था और ये सच भी था कि कांग्रेस अपने जिला स्तर पे संगठन को खड़ा नहीं कर पाई। अगर हुँ, कांग्रेस ने 11 साल बाद अपने जिलाध्यक्ष बना लिए हैं तो ये तो बड़ी उपलब्धि है उनके लिए और हुँ, सीएलपी लीडर भी 1 साल के अंदर बना ही लिया जैसे-तैसे। और कांग्रेस के लिए मैं उपलब्धि इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात वहाँ हैं, उसमें हुँ, अगर आप 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत एक ढांचा खड़ा कर लेते हैं पार्टी का, तो आपके वो आरोप धुल जाते हैं कि भई कांग्रेस तो अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पाई, सीएलपी लीडर भी नहीं बना पाई, तमाम तरह की चीज़ें। तो उसमें तो विपक्ष को कांग्रेस को खास तौर से बधाई दी जानी चाहिए कि वो अपने निकम्मेपन से बाहर निकले हैं और जैसा भी है, एक संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया है। जहाँ तक हुँ, दोनों नियुक्ति का सवाल है, सीएलपी लीडर तो एक तरीके से अनऑफिशियली भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने ही हुए थे और हुँ, उसमें भी एक इतना विलंब होना नहीं चाहिए था। देखिए, अगर आप एक लोकतांत्रिक दल हैं और वहाँ संख्या के आधार पे ही सब कुछ तय होना है,
तो उसमें तो सबको पता है कि 37 विधायकों में से 30 से ज्यादा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। तो लोकतंत्र का ये तकाजा था कि उनको घोषित कर देते। उसमें क्या परवाह करनी है, जब जिसके साथ संख्या है उसके साथ चला जाना चाहिए था। लेकिन उसको भी उन्होंने पूरा एक इशू बना के रखा, उनकी अपनी अंतर्कलह और बहुत सारी चीजें उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन कुल मिलाकर वो आ गया, और अब जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष, मैं बार बार ये कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के संगठन में एक बड़ा पद होता है नेता का। और नेता के पास कोई पद हो या ना हो, जैसे भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, रणदीप हो, तो इनके नीचे जो हिरैर्की बनती है, वो प्रदेश अध्यक्ष बने या और लोग, उनका कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। चूंकि उनके भी नेता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के भी नेता, जैसे उदय भान जी के नेता या फूलचंद मौलाना के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे हैं। तो आज राव नरेंद्र के नेता एक तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ही है। अब तब से ये बहस छिड़ पड़ी कि ये किसके आदमी है। तो उन्होंने प्रयास ये किया है, जितने भी कांग्रेस के ये तथाकथित शंकराचार्य हैं 3-4, वहां उन सबके दरबार में उन्होंने हाजिरी देके ये इंश्योर करना चाहा कि भाई मैं किसी विशेष व्यक्ति का नहीं हूं। लेकिन ये तो साफ है कि वो जहां है वहां है, और उनका विरोध कोई कर नहीं सकता। चूंकि आप कुछ भी कर लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता आज की तारीख में नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि वो कोई पैदाइशी नेता है। देखिए, नेता दो तरह से बनते हैं, या तो आप संघर्ष कीजिए सड़क पर जाके धरातल पे, आप चौधरी देवीलाल बन सकते हैं, या आपको कई बार समय ऐसा पद दे देता, मुख्यमंत्री बना देता है या प्रधानमंत्री बना देता है, तो आप नेता बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो उस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं, उनके साथ विधायकों का समर्थन है, उनके पास जैसा भी है एक अच्छा खासा जनाधार है, बहुत आर्थिक संसाधन है। तो उनका विरोध करके या उनसे कोई वैर भाव रख के प्रदेश अध्यक्ष कामयाब हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। और आप देख रहे होंगे लंबे समय से जो जिलाध्यक्षों की इनकी नियुक्ति हुई है, वो धीरे धीरे तमाम जिलों के अध्यक्ष दिल्ली जाते हैं और हुड्डा साहब का आशीर्वाद लेते हैं। हुड्डा साहब का नहीं, छोटे जूनियर हुड्डा का भी आशीर्वाद लेना पड़ता है उनको, उसके बिना गति नहीं है वहां। तो एक मैसेज उन्होंने ये दे दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताने में कामयाब रहे हैं कि आप कितना ही मेरा विरोध करें, लेकिन प्रदेश का एकमात्र कांग्रेस का नेता, उसका सर्वे सर्वा मैं हूं, उसका फ्रेंचाइजी फिलहाल मेरे पास में है, और वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे, और कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करके हरियाणा में कांग्रेस में वो सफल हो नहीं सकता। आज की स्थिति ये है, और वो इतने ताकतवर है, मजे की बात यह है मनदीप की हाईकमान तक को भी अपनी डिक्टेट करा देते हैं जो उनको चाहिए, और हाईकमान मानता भी उस बात को। जी, ताकतवर आप कह रहे हैं। अभी कांग्रेस की एक सद्भावना यात्रा चल रही है, बृजेंद्र सिंह उसको चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उसपे ही दो फाड़ हो गए हैं। जो हरियाणा के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो भी कुछ बोल रहे हैं, जयप्रकाश जो सांसद हैं वो भी कुछ बोल रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा ने भी उस पर दो टूक कह दिया और साफ जवाब दे दिया। मतलब वो जो ब्रजेंद्र सिंह है, हम पिछले काफी लंबे समय से देख रहे हैं, 6-7 महीने से देख रहे हैं, जितने भी इंटरव्यू उन्होंने यूट्यूबरों को या किस हमारे जैसे पत्रकारों जिनको भी दिया उन्होंने, जिसको भी उन्होंने चाहा वो इंटरव्यू दिया, और सब में ये दिख रहा था कि एक मैच्योर बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, सद्भावना का जो उनका भाव था वो भी अच्छा लग रहा था। जैसे उन्होंने खुद भी बताया कि 2022 में राहुल गांधी की यात्रा जब शुरू हुई थी, उससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मुड़ने के लिए सक्रिय हो गए थे। ये बात भी उन्होंने कही। तो ये जो सद्भावना यात्रा निकल रही है, इसकी ऐसी खराब गति कांग्रेस वाले खुद ही क्यों कर रहे हैं? कई कहने वाले तो सर ये भी कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस की राह पर है। हरियाणा कांग्रेस के लिए दूसरा गुजरात और मध्य प्रदेश साबित होने जा रहा है। देखिए, हम ना मनदीप कई बार बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम ये मानते हैं कि सीआरपी लीडर बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात की कि गुटबाजी जो है वो इंसानी फितरत है, गुटबंदी, है ना। और साथ में ये जोड़ा कि हाँ, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, जो उनका पुराना डायलॉग है। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह दिया कि गुटबंदी गुटबाजी तो रहेगी, चूंकि ये एक ह्यूमन फिनोमिना है, एक मतलब ये इंसानी फितरत है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और कांग्रेस तो, इसको आप अभिशप्त मान लीजिए या लोकतंत्र का नाम ले लीजिए, इसमें जो अंतर्कलह है वो तो सनातन है, हमेशा से रही है। तो अगर 30-40% भी उनमें कहीं यूनिटी नजर आती है तो वो बहुत बड़ी बात है।
सद्भावना यात्रा जो है ब्रजेंद्र सिंह की, आप और हम या बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत परिपक्व हैं, वो राजनीति की समझ है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे अच्छे लोगों को कांग्रेस में रखा तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां प्राथमिकताएं जो है कुछ और हैं। अब मेरे ख्याल से मुझे राहुल गांधी ने उनको अनुमति दी है, जहां तक मेरी समझ है, कि आप यात्रा निकालिए। तो राहुल गांधी कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर कोई संगठन से इतर कोई व्यक्तिगत प्रयास भी करता है और जिसका कोई अर्थ निकल सकता, तो उसको करने दिए जाना चाहिए। और ब्रजेंद्र सिंह बड़े उत्साह से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस यात्रा को निकाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ 100 मीटर की यात्रा नहीं है, 7-8 महीने चलने वाला प्रोसीजर है, इस बीच में क्या डेवलपमेंट होते हैं। अगर राहुल गांधी ने उन्हें वास्तव में इस तरह का आशीर्वाद दिया, तो मैं तो सोचता हूँ हो सकता है किसी दिन वो यात्रा में शामिल हो जाएं। और वो हो जाएंगे तो प्रदेश के नेताओं का ये साहस नहीं, हिम्मत नहीं है कि वो उनको फॉलो ना करें। दूसरे, कांग्रेस की जो लड़ाई, कांग्रेस बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी, बड़ी मजेदार पार्टी है। यहाँ कोई हम्म गुलाम नबी आता है और सबको कार में बिठा के घुमा देता है एक साथ, और कार से ही हम्म जैसे उतरते हैं फिर अपने शुरू हो जाते हैं। तो बिना लड़े, और वो भी सड़क पर लड़े बिना, इनको चैन नहीं पड़ता, ये रह नहीं सकते। अब जेपी ने कुछ कह दिया या किसी विधायक ने कुछ कह दिया, तो उससे बिल्कुल हम्म एक मैसेज चला जाता है कि चूंकि वो विधायक या सांसद अपने एक किसी खेमे के नेता से जुड़े हुए हैं, तो उसका आधिकारिक वक्तव्य मान लिया जाता है। जेपी के कहने का मतलब, या इंदुराज नरवाल के कहने का मतलब, है जस्टिस पेटवाड़े के कहने का मतलब है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाषा बोल रहे हैं। तो अब चूंकि बिल्कुल। भूपेंद्र अब ये बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सद्भावना यात्रा को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ उन्होंने जी। जो ये कहा है कि अगर ये संगठन की यात्रा है कांग्रेस की, अगर, तो मैं इसमें शामिल होऊंगा, और अदरवाइज तो सबको अधिकार है कि सब निकालिए। तो मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने एक ये रास्ता बीच का निकाला है कि जो लोग अति उत्साही हैं, कुछ करना चाहते हैं हम्म राजनीति में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, समाज को साथ लेके, तो उनको भी करने दिया जाए। और जब संगठन के स्तर पे चीजें होंगी तब होंगी। अब जो नवनियुक्त अध्यक्ष है, उन्होंने क्या बहाना दिया कि साहब ये मेरे अध्यक्ष बनने से पहले का कार्यक्रम है, हम्म तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम्म ऐसी स्थितियां भी आएंगी कि आप प्रदेश अध्यक्ष होंगे और आपको केंद्र के नेताओं की तो माननी पड़ेगी ना, राहुल गांधी की बात तो माननी पड़ेगी। हम्म अब ये जो राव नरेंद्र की नियुक्ति पे दूसरा सवाल ये है कि कैप्टन अजय यादव बहुत खफा हो गए। अब देखिए, हरियाणा की रावदान सिंह समस्या भी। ये है। मैं इसको आपको यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है कि हाँ। कैप्टन अजय यादव की जो नाराजगी है, उन्होंने ट्विटर पर पहले ही दिन लिखकर जाहिर कर दी, तो वो जी। ज्यादा लोगों तक पहुंच। नाराज तो हुड्डा कैंप के सेनापति कहे जाने वाले रावदान सिंह भी हैं। रावदान सिंह के एक नजदीकी आदमी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि खर्चा तो हम्म। मेरा लगवाया 5 साल, तो हम्म। सम्मानित तो मुझे किया जाना चाहिए था, यानी कि पद तो मुझे दिया जाना चाहिए था। बना राव नरेंद्र को दिया, जिसने इनके लिए एक पैसा नहीं लगाया। बोला कि जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में घुसी, तो सारा खर्चा हुड्डा कैंप ने मेरे सर पे ठोक दिया। हम्म। कोई भी खर्चा आता था मेरे ऊपर ठोक देते थे। हुड्डा के लिए 5 साल खर्चा किया रावदान सिंह ने, और जो इनाम दिया वो राव नरेंद्र को। तो नाराजगी तो अहिरवाल में व्यापक स्तर पर है। अहिरवाल के ऐसे नेता जो हम्म। हुड्डा कैंप के माने जाते थे, वो सब नाराज हैं। देखिए, ये तो राव दान सिंह को चिंता होनी चाहिए कि उन्होंने आर्थिक निवेश किया था, संसाधनों का निवेश किया था, और उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब इस जी। चीज को वो या तो ठोस रूप में प्रस्तुत करें, लोगों के सामने वो दिखा दें बही खाता कि कब कब कितना दिया है। तो राजनीति में चलती रहती हैं इस तरह की चीजें। पर अध्यक्ष जी। बनने से पहले दो चीजों पे सहमति हो गई थी सैद्धांतिक रूप से, कि एक तो वो जी। पिछड़ा वर्ग से आना चाहिए अध्यक्ष, नंबर जी। दो अहीरवाद से आना चाहिए। अब जी। उसमें रावदान सिंह है और कैप्टन अजय यादव है। कैप्टन अजय यादव चूंकि अपने आप में बड़े लीडर हैं, अहीरवाल के तो है कम से कम, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कभी भी समस्याएं पैदा कर सकते थे और करते रहे हैं। राव हम्म दान सिंह बहुत आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है, और आधार भी है उनका, ऐसी बात नहीं है। तो वो शायद, हो सकता है दूसरे जो साझेदार हैं, फ्रेंचाइजी होल्डर हैं कांग्रेस के, उनको पसंद ना आ रहे हो। तो उसमें बीच का रास्ता ये निकाला है कि भाई राव नरेंद्र ठीक रहेंगे, पिछड़े भी हैं और वहां से भी आते हैं, और कुछ लंबा चौड़ा का जनाधार भी नहीं है, और उन्हें किसी भी गुट विशेष के नेता को अपना नेता मानने में कोई दुविधा होगी भी नहीं। तो हम्म कांग्रेस में इसी तरह की कल्चर है। और मंदी मैं बताऊं, कांग्रेस की अंतर कलह से कभी परिणाम प्रभावित नहीं होते। हम्म
डे वन इनको ये भरोसा हो चुका है, भविष्य में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस की इनफाइटिंग कभी भी चुनावी परिणामों पर असर नहीं डालती। और मैं भी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं। हमें ये लगता है कि ये सब बटे हुए हैं, सारे बटे हुए थे, उसके बावजूद भी इनकी सरकारें पहले भी बनती रही हैं। ऐसा तो कोई दौर ही नहीं जब कांग्रेस में अंतर कलह ना रही हो। ये आप प्रारंभ कर दो शुरू से लेके, पंजाब में हम्म, रहते हुए भी। तो इनके दिमाग में चीजें बैठ गई हैं कि इनफाइटिंग जैसी कोई चीज नहीं है, और इसीलिए हुड्डा साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि ये तो नेचुरल फिनोमिना है, इंसानी फितरत है, होती है। उन्होंने ही मान लिया कि ये तो रहेगी। और जब तक हुड्डा साहब, एक अभी बयान आया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, और उन्होंने उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि मैं तो नहीं हो रहा रिटायर, ना तो मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। और एक वीडियो आपने देखा होगा, मेवात के कोई नेता एक शेर उनको बताते हैं, शेर सुनाते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी हम्म, को कि अभी आसमान बाकी है, तो वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, है ना। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि हाँ अभी तो आसमान में जाना है, मतलब आसमानी जो उपलब्धियां हैं उनको हासिल करना है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी कोई रिटायरमेंट की प्लान उनकी नहीं है, और वो एक्टिव रहेंगे, और जब तक एक्टिव रहेंगे वो ये चाहेंगे कि वो प्रासंगिक बने रहें। कोई भी जी। नेता ये नहीं तो चाहता इस स्तर का कि उसकी ये पूछ बंद हो जाए। अ, मेरे सूत्र ये कहते हैं सतीश त्यागी जी कि जी। जो राव नरेंद्र की जो नियुक्ति है उसमें बीके हरिप्रसाद का बड़ा रोल है। बीके हरिप्रसाद से उनकी दोस्ती पुरानी है। उन्होंने बीके हरिप्रसाद ने अपनी दोस्ती निभाई है। खैर बीके हरिप्रसाद को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। पर मैं आपका ध्यान इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जी। खींचना चाहता हूं कि बीती 25 सितंबर को जिस दिन ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई गई, रोहतक वो जगह चुनी गई और काफी हल्ला हुआ। पिछले काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी इनेलो में हलचल दिखी और हलचल ऐसी कि रोहतक के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके कैंप से उन्होंने कुछ उनके कार्यकर्ता भी तोड़े और वो कैंप भी अनिजी दिखा। भूपेंद्र हुड्डा को भी प्रेस में आके बयान देने पड़े उनके खिलाफ और दीपेंद्र हुड्डा को भी बयान देने पड़े। आपको क्या लगता है इस पिछले एक साल में इनेलो क्या सैन्य सैन्य धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, कोई गति हो रही है या फिर कोई आपको कैसे आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति रही है, हम्म, और बहुत बड़ी विरासत है उनकी, चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला जी की। अब ठीक है, वर्तमान राजनीति में वो उतने रेलिवेंट नहीं है, सीटें बहुत कम आ रही हैं, लेकिन हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाए, प्रदेश के और हिस्सों में जाए। वो रोहतक आए, और रोहतक चूंकि उनका पुराना गढ़ है, कुछ लोग गढ़ तो उस अर्थ में कि चूंकि चौधरी देवीलाल चुनाव हारते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी गढ़ तो बना ही रहा। देखिए, दो जाट राजनीति में दो ही चीजें हैं, या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस के, या फिर हम्म, इंडियन नेशनल लोकदल है। कोई तीसरा दावेदार तो है नहीं। भारतीय हम्म, जनता पार्टी कितनी प्रयास कर ले, वो अपनी छवि, जाट समर्थक छवि तो नहीं बनाएगी। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होते हैं, तो जाट समाज या जाट समुदाय, जाहिर है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देखेगा। तो इसलिए रोहतक को गढ़ बना रहा, जेजेपी भी बना रही है और वो भी बना रही। अब हुआ क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र थोड़े विचलित नजर आए उस चीजों से। होना ये चाहिए था, मैच्योर रिएक्शन ये थी कि ठीक है, जैसे वो कहते हैं भाई सबको अधिकार है, सब सक्रिय रहे, ज्यादा करना नहीं चाहिए था। और उन्होंने आईएनएलडी, मतलब अभय सिंह ने छोटी छोटी चीजें लेके उनकी बताई कि भाई ये लोग परेशान हैं, निराश हो रहे हैं, उनके खेमे में उन्होंने थोड़ी सी सेंधमारी कर दी है, इस तरह की चीजें। तो अभय सिंह चौटाला ये चाहते थे कि ये मैसेज जाए कि उनकी रोहतक क्षेत्र में सक्रियता से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार कहीं परेशान है। और हम्म, ये मैसेज गया भी हम्म, है ना। अब एक बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ इस एक साल में, जो कल की तारीख से और आज तक हम देखें, तो कुछ बड़ी बातें ये हुई हैं। कांग्रेस का तो संगठन जैसा तैसा है, बन गया है। नंबर दो, एक चीज ये साफ हो गया कि इंडियन नेशनल लोकदल ना तो जेजेपी में विलय होगा। अभय सिंह हम्म, चौटाला ने बिल्कुल साफ कह दिया, और उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि इस बारे में अब सवाल ना पूछे जाए। तो एक संभावना तो कल ये खत्म होगी पूरी तरीके से। नंबर दो, उन्होंने कहा कि हम ना भाजपा से मिले ना कांग्रेस से मिलेंगे। फिलहाल तो मिलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 4 साल, अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है, गठजोड़ की सरकार बनती है 29 में, तो कौन किससे मिलेगा, ये सब कुछ सही, सारी चीजें खुली रहती हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल, मुझे ये लगता है कि अब मुद्दों को भी, बेशक उनकी संख्या कम है, लेकिन हम्म, अभय सिंह चौटाला इस चीज के लिए जाने जाते हैं, और एक जिम्मेवारी ऐतिहासिक उनके कंधों पे है
कि आप चौधरी देवीलाल की विरासत के अगर आप हकदार हैं तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो वो रोहतक क्षेत्र में या जो और क्षेत्र हैं रोहतक में ज्यादा अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे और एक कंपटीशन हो जाएगा कि अगर अभय सिंह चौटाला, ये देखिए हमारे हित में है, मतलब लोकतंत्र के हित में है, अगर विपक्षी दलों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए मुद्दे उठाने की या सड़क पर लड़ने की, तो हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए सड़क पे उस चीज को लेके, तो अंततोगत्वा इससे लाभ तो मिलेगा, प्रदेश का हम्म तो लाभ होगा ना। भाई हम्म विपक्ष है तो विपक्ष कोई अछूत थोड़ी है, वो भी तो पार्टी है ना लोकतंत्र का, जनता ने उनको एक जिम्मेवारी दी है। और शायद अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि अगर इनमें हम्म कंपटीशन हो जाए, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, तो ये हम्म लोकतंत्र की सेहत के लिए तो अच्छा होगा। हम्म। ये तो है सर कि इंडियन नेशनल लोक दल ने कम से कम विपक्ष के अंदर कंपटीशन पैदा कर दिया कि भाई अगर आप ये नहीं है कि आप हार गए तो विपक्ष बन गए, विपक्षी पार्टी बनने के लिए भी हाँ आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी उसमें उसमें उन्होंने मनदीप कंपटीशन। एक, हाँ एक चीज मैं यहाँ इस मोड़ पे बताना चाहूंगा आपको कि बहुत साल पहले एक बार अडवाणी जी आए थे पलवल में, उन्होंने एक बड़ा बहुचर्चित वक्तव्य दिया था कि बेशक आप कांग्रेस को वोट दे देना, क्षेत्रीय दल को वोट मत देना। हम्म इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नेता अगर ये कह रहा है कि अपना वोट खराब मत करना क्षेत्रीय दल को देके, और वो आप कांग्रेस को बेशक दे देना, तो इससे ये तो हम्म बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और हम्म कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है, वो ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल सक्रिय ना हो। लेकिन हम्म अभी भारत की स्थिति ऐसी है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बना रहना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों हम्म राष्ट्रीय दल रहे और ये डिक्टेट करते रहे तो लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सारी धारा को कौन रोक रहा है, क्षेत्रीय दल है ना, अखिलेश यादव बिल्कुल। जिसने भाजपा को नंबर 2 की पार्टी बना दिया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल तो अगर बहुत ज्यादा हम मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को और उन संस्थाओं को जिंदा रखना चाहते हैं, तो मेरी समझ तो ये है कि अभी क्षेत्रीय पार्टियों को बना रहना चाहिए, जबकि बिल्कुल दोनों राष्ट्रीय दल इस मुद्दे पे सहमत हैं कि ये इनका जितनी जल्दी पीछा छूट जाए इनसे। बिल्कुल तो उस फेडरलिज्म लिहाज का। से चाहे वो जेजेपी हो या एनएलडी हो, कोई एक रीजनल फोर्स हरियाणा के लिए चाहिए जरूर। मैं कई बार मेरे पिताजी कहा करते थे, बड़ा हंस के कहा करते थे कि हरियाणा में इतने ज्यादा सक्रिय उम्मीदवार हैं, सक्रिय नेता हैं कि दो दल तो हरियाणा में कामयाब हो ही नहीं सकते। छिटक कर जो नेता हैं दोनों दलों में इतने भर जाएंगे कि वो तीसरे में तो गिरेंगे ही गिरेंगे और तीसरा जिंदा होगा ही होगा। हाँ और मुझे भी यही लगता है कि जो तीसरा यहाँ पर जो हरियाणा में जितने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने नेता हैं, दो दल तो कम से कम समाहित नहीं कर सकते। तीन दल हाँ हमेशा चार, तीन या चार पार्टियां यहाँ पर रहेंगी। और आपने सही कहा क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका इसमें इसलिए भी हो जाती है क्योंकि फेडरलिज्म जो एक संघवाद की जो भूमिका है उसमें बिल्कुल एक बड़ी बिल्कुल। भूमिका ये क्षेत्रीय दल निभाते हैं, रीजनल फोर्सेस निभाती हैं। नहीं तो सेंट्रलाइज, आपको पता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस भी सेंट्रलाइजेशन करती रही है और बीजेपी का भी सपना रहता है कि वो सारी ताकत केंद्र के हाथों में दे दे, वो चीजें रहती है। बस मैं अब आपसे से आखिरी जी। हाँ, हम्म। बस आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्षेत्रीय दल भी अब इतने क्षेत्रीय नहीं रहे, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंतन करते हैं। अब जी। जैसे कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, आप ये देखिए हाँ कि भाजपा की पूरी शक्ति को बंगाल में कौन, ममता बनर्जी रोके खड़ी है, बिल्कुल। केरल में वामपंथी हैं, या जो हाँ तेजस्वी है, ये यही चीज है ना, मुद्दा तो राष्ट्रीय है पूरा का पूरा। हाँ। तो क्षेत्रीय हम्म, दल भी क्षेत्रीय होते हुए भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पे बहुत बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। जी अल्टीमेटली वो जनता की आवाज है ना सारी की सारी। बिल्कुल। और हरियाणा के संदर्भ में ये कहूंगा कि अगर वो कहते हैं ना कि दोनों बेटे नालायक निकल जाएं, तो हम्म। जी भाई दो ही और दोनों नालायक निकल जाएं तो एक तीसरा तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो स्टेपनी की तरह एक दल वैसा होना चाहिए, और क्षेत्रीय दल जितना क्षेत्रीय अस्मिता के लिए प्रयासरत हैं और जितनी बारीकी से उन चीजों को समझते हैं, उतना हम्म। राष्ट्रीय दल नहीं समझेगा। बिल्कुल। इसमें एक आप आज आपने बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे, नायब सैनी के ऊपर भी सुने। नायब सैनी जी। के ऊपर तो एक तो मैं ही सुना देता हूँ कि हाँ एक बदमाश ने फिरौती मांगने के लिए फोन कर दिया कि हाँ भाई पत्रकार फिरौती दे, क्योंकि आजकल बदमाशों का दौर है, हर शहर में बदमाश व्यापारियों को और सिविल सोसाइटी के लोगों को फोन कर रहे हैं। तो मैं कहा तुम्हें पता है मैं किसको जानता हूँ? बोला किसको जानता है? मैं कहा मैं नायब सैनी से मेरा परिचय है, नायब सैनी जी को जानता हूँ। बोला यार हाँ। किसका डर दिखा रहा है, उससे तो उसके घर के चूहे भी नहीं डरते, मैं थोड़ी डरूंगा।
तो फिर मैंने उसको अपनी गाड़ी के टायर, अब वो जो मेरे टायर चोरी हो गए थे गाड़ी के, वो फोटो उसको भेज दी कि देख भाई मेरा तो ये हाल है। फिर बोला चल ठीक है, तू तो गरीब है, कर एंजॉय। आपको आज आपको भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी खासे चुटकुले दिखे होंगे कि आज रथ वापस हुए थे आज ही के दिन। कौन सा चुटकुला आज लोकतंत्र से जोक तंत्र में जाए तो कौन सा जोक आज आपको पसंद आया? देखिए, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उनको मैं कहता हूँ हास्य रस सम्राट हैं वो। अच्छा। वो कितनी भी गंभीर बात हो या आक्रामक बात हो, उसको भी हंसते हुए कहते हैं और उसकी गंभीरता को नष्ट कर देते हैं अपने आप ही। जी। अ, और उनके चुटकुलों का कोई महत्व नहीं रहा। और दूसरे, मनदीप, मैं मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, कभी कभार चलता है, उसको एक गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए और एक मौलिक चिंतन होना चाहिए, और हर समय इस मूड में नहीं रहना चाहिए। अभी तक 1 साल हो, इससे ज्यादा हो गया, पहला वाला टेन्योर भी है, वो चुटकुले अभी खत्म होने में नहीं आ रहे। और नंबर 2, जो चाहे विपक्ष के हों, हुड्डा साहब हों, उनको भी अब अपनी शेरो शायरी और इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश जो है और बहुत संकटों से गुजर रहा है। ठीक है, सदन में भी हो जाता है कई बार, लंबी चौड़ी गंभीर बहस के बीच में थोड़ा सा मजाक ले लिया जाता है, लेकिन केवल हास्य ही पैदा करना अगर नेताओं का लक्ष्य रह जाएगा तो इससे बात बनेगी नहीं। ये और बात सतीश जी, ये बात नेताओं की नहीं है। आप 1978 से हरियाणा में हैं, बताओ आपने जब बहुत हरियाणा के ऊपर क्या बोलते हैं परेशानी होती है, तब कौन सा हरियाणवी बहुत गंभीर होकर उस पर काम कर रहे होते हैं? आपको तो पता है नहीं, इनके हास्य रस का। देखिए, अब समय की आवश्यकता है, वो दौर हम्म। कुछ और था। मैं ये नहीं कह हम्म। रहा कि वो कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, बहुत बड़े लीडर हरियाणा ने दिए हैं उस दौर में। तीनों लालों हम्म। के किस्से बड़े मशहूर थे, उन पर किताबें भी लिखी गई हैं, चुटकुले भगवत दयाल शर्मा जी के भी बड़े मशहूर हैं। लेकिन हर हम्म। चीज का एक वक्त होता है। हम्म। आज देश करवट ले रहा है और हरियाणा उससे अछूता नहीं है। हमारी नई हम्म। जनरेशन के सामने जो प्रॉब्लम है, हम्म। एंटरटेनमेंट के तो बहुत साधन है उनके पास, उस समय तो कुछ होता नहीं था ना, नेताओं के हम्म। चुटकुले चलते थे। लेकिन आज तो 2400 घंटे आप एंटरटेनमेंट के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जरूरत ये है कि गंभीर बातें हों और बड़ा एक गंभीर प्रयास इस दिशा में होने चाहिए, कैसे हरियाणा की बेरोजगारी दूर हो, कैसे हरियाणा की एग्रीकल्चर को रिवाइव करें, कैसे हरियाणा का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, कैसे इस हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है इसकी लोगों की वो बढ़े। और जब आप इस तरह के गंभीर काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको चुटकुला याद आएगा किंग। आप 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप 15-20 मिनट, आधा घंटा हंस लें। लेकिन आप तो 18 घंटे में से 17 घंटे हंसते हैं और काम करने के लिए समय है नहीं। तो मैं कोई हंसी का विरोधी नहीं हूँ, मनोरंजन होना चाहिए जीवन में। लेकिन जो लोग जिम्मेवार पोस्ट पे बैठे हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है प्रदेश को आगे ले जाने की, वो थोड़ा सा अंकुश रखें इन चीजों पर, गंभीर काम ज्यादा करें। अब जैसे गए हैं वो, जापान की यात्रा पे गए हैं, तो मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ आके वो सारा लेखा जोखा दें। और 1 साल जैसा अब उनका हुआ है, प्रधानमंत्री के समक्ष ये वो बताएं कि उन्होंने इस 1 साल में आने वाले 4 वर्षों के लिए क्या कोई दस्तावेजी कोई रूप तैयार किया है, उस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब प्रधानमंत्री आएंगे, वो उनकी हंसी की तारीफ कर जाएंगे, बहुत दिलदार हैं, ये हैं वो हैं। इन चीजों से काम नहीं चलता। हमारी पॉलिटिक्स में मनदीप, ये जो पर्सनल टच है ना, लोगों का, व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हम उसी में मस्त रहते हैं कि वो ऐसे खाता है, इतनी देर सोता है, इतनी देर जागता है, कोई अर्थ नहीं इन बातों का। सवाल ये है कि आप प्रदेश के, तो खासतौर से युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। बेरोजगारी पे बहस होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। हम्म। सही कहा आपने कि जो मुद्दे हैं वो जरूरी है, बहुत सीरियस चीजें भी चल रही हैं, पर फिर भी लोकतंत्र में जोक तंत्र तो चलता रहता है और जोक जोक भी चलते रहते हैं। अब आपने एक्चुअल में ये ना जोक सिर्फ तंत्र बना दिया है, नहीं नहीं, असल में जोक आपने तंत्र बना दिया ये। जी, तो शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने 1 साल का तीनों ही पार्टियों का एक हिसाब से एनालिसिस किया। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोशिश करा करेंगे कि हफ्ते में एक बार जरूर सतीश त्यागी जी से आपकी बातचीत करा सकें। और इस खास बातचीत का आगे से जो नाम रहेगा वो रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के किताब के लेखक भी हैं सतीश त्यागी जी, और उसी के नाम, उन्हीं के किताब के नाम पर ही ये जो शो का नाम रहेगा। शुक्रिया। धन्यवाद मनदीप, बहुत अच्छा लगा। जी सर।